आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के फिजिक्स को। और क्लास 9th के फिजिक्स में जिसके पास क्लास 9th का नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें ये मोशन चैप्टर हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 होगा। और जिसके पास एनसीईआरटी का बुक पुराना वाला है उसके पास ये चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हमारा मोशन। और वही बात है दोबारा जो हमने कहा कि जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक होगा उसके पास ये चैप्टर नंबर हमारा 8 होगा, और जिसके पास एनसीईआरटी का नया वाला बुक होगा उसके पास ये चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि आखिर इस चैप्टर को किन नंबर में रखा गया है, नए वाले में और पुराने वाले बुक में। अब जो हमारा मेन मुद्दा है इस चैप्टर को लेकर वो हमारा आज से शुरू होता है। अब सुनिए जरा ध्यान से। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2-3 मिनट बातें हैं जो हम लोग कर लेते हैं, कुछ बेसिक सा बात जो कि हम लोगों को क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ने से पहले करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, क्लास 8 तक जो भी आपने फिजिक्स पढ़ा है वो फिजिक्स हमारा बेसिक फिजिक्स था। यानी कि क्लास 8 तक जो भी आपने फिजिक्स पढ़ा है वो फिजिक्स हमारा बहुत ही बेसिक था, बहुत ही नीचे लेवल का था। और क्लास 9 से जो हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है ये हम लोग स्टैंडर्ड वाले फिजिक्स को पढ़ते हैं। मतलब ये हो गया कि क्लास 9 से फिजिक्स का जो असल वैल्यू है वो हमको समझ में आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्लास 9 से लेकर ऊपर तक आप जो भी हमारा फिजिक्स आप पढ़ेंगे, आप 10th में जाएंगे, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कभी भी आपको यदि आगे चल के फिजिक्स पढ़ने का मौका मिले तो उसका जो फिजिक्स का जड़ है वो कहीं ना कहीं क्लास 9 से शुरू होता है स्टैंडर्ड की ओर। हालांकि क्लास 7 में, 6 में, 5 में, 8 तक जो आपने फिजिक्स पढ़ा है वो भी फिजिक्स ही है, लेकिन वो फिजिक्स बहुत ही बेसिक फिजिक्स है। क्लास 9 से आपका स्टैंडर्ड एकदम असली वाला फिजिक्स जो है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर हमारा जो ये 8 होने वाला है पुराने वाले बुक के हिसाब से, ये हमारे फिजिक्स की दुनिया का सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ों को सिखाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे समझिए। फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है लगभग 4-5 चैप्टर है। जैसे पहला मोशन है, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उसके बाद फिर ग्रेविटेशन है, उसके बाद फिर साउंड है, उसके बाद फिर वर्क एंड एनर्जी है। ये सारा का सारा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। जिस प्रकार से, अच्छा चलिए बताते हैं, जिस प्रकार से हमारा सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी में होता है सेल, उसके बाद फिर टिश्यू, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि सेल से हमारा मिला हुआ है टिश्यू चैप्टर, टिश्यू चैप्टर से मिला हुआ है हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। मतलब कि हर एक चैप्टर आपस में कनेक्टेड रहता है बायोलॉजी में। उसी प्रकार से हमारा फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में मोशन, उसके बाद हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उसके बाद ग्रेविटेशन है। ये सारा का सारा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है मोशन, ये सबसे बेहतर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि ये समझ में नहीं आया ना इसका मतलब कि आपने फिजिक्स के बेस को ही नहीं समझा। जैसे हम लोग नाम सुनते हैं ना कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये क्या लॉ है न्यूटन का, तो सबका सब हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स की दुनिया का सबसे बेसिक चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस क्लास में खास करके जो हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चैप्टर समझ में नहीं आया ना तो श्योर है कि आगे का 2 चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। हालांकि उसके बाद जो साउंड है और वर्क एंड एनर्जी है वो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का वो तीनों का तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आपको कम से कम सबसे पहले ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। अपना चैप्टर है हमारा बिल्कुल मोशन, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है एकदम। शुरुआत क्लास में ही, यानी कि आज ही हम आपको बता दे रहे हैं, ये चैप्टर इतना मजेदार है ना, इतना मजेदार है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ से हम कनेक्ट करवाएंगे, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। फिजिक्स का मतलब क्या, फिजिकल का मतलब क्या, किसी भी चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखो, है ना। तो बहुत कुछ हम लोग अपने क्लास 9th के फिजिक्स में कोशिश करेंगे कि चीजों को प्रैक्टिकली किया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा वही बिल्कुल मोशन है।
और मोशन चैप्टर को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। चलो अब जरा समझा जाए। देखो इस चैप्टर में ना बहुत अलग अलग प्रकार के आपको टर्म मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और बाद में जाके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको। और मेरा ये मानना है, मेरा ये स्टेटमेंट है कि न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, हर एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे, हर एक फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने का सीरीज चालू करेंगे। लगभग हम लोग इस क्वेश्चन का 15 से 20 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व करने के लिए अलग से क्वेश्चन देंगे, तब फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का जो नाम है मोशन। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर मोशन है क्या, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आप मेरे बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म आपको मिलेंगे, जिसमें से मेरा सबसे पहला ही है मोशन। मोशन, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को भी लिखते हुए चलते हैं, यानी कि डेफिनेशन को, और हर एक चीजों को समझेंगे भी। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion an object is said to be in motion when the object changes its position. An object is said to be in motion when the object changes its position with respect to टाइम। बस ये स्टेटमेंट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में खास करके हम जानबूझ के हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन इतना छोटा लिखेंगे कि वो आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पॉइंट है, तो ये समझ में आ गया तो आगे वाला हमारा अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। मोशन चैप्टर हम लोग समझ रहे हैं। कब कहेंगे कि कोई चीज हमारा मोशन में है, तब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज करता रहे, तभी हम चाहकर कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे अभी हम पटना में हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी टाइम हो रहा है 3:15। ठीक है, अभी हम पटना में हैं, 4 बजेगा हम पहुंच जाएंगे मुजफ्फरपुर, मान लीजिए 5 बजेगा हम पहुंच जाएंगे भागलपुर, 6 बजेगा हम पहुंच जाएंगे दरभंगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मेरा पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम कहेंगे कि हम किस में हैं, मोशन में हैं। एक एग्जांपल इसका लेंगे बहुत ही बेहतरीन सा इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी और यहाँ पे पॉइंट डी। एक लड़का है जो कि पॉइंट ए पर है, एक लड़का है जो कि पॉइंट ए पर है, और जब वो ए पॉइंट पे है ना, तो उस समय पे समय हमारा हो रहा है 8 AM, यानी कि सुबह का 8 बज रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लड़का टहलते 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 वो चला गया पॉइंट हमारे बी पर, और जब वो बी पर पहुंचा ना, फिर वो अपना समय देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो हमारा 9 बज गया। ठीक है, फिर वो लड़का टहलते टहलते आगे बढ़ता है, फिर वो आ जाता है हमारे पॉइंट सी पर, फिर वो टाइम देखता है, उस समय पे हमारा 10 बज चुका होता है। फिर वो लड़का टहलते टहलते हमारा आता है पॉइंट नंबर डी पर, और जब वो टाइम देखता है तो उस समय पे हमारा बज चुका होता है 11।
यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि देखो एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये बच्चा जो है ना, अच्छा यहाँ पे बच्चा हमारा क्या है, ये बच्चा हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। और फिजिक्स का ना सबसे गंदा चीज आपको क्या लगता है मालूम है? फिजिक्स का सबसे गंदा चीज ये लगता है कि आप ह्यूमन बीइंग भी है ना, फिजिक्स आपको ह्यूमन बीइंग नहीं समझता है, फिजिक्स आपको ऑब्जेक्ट ही समझेगा। चाहे गाय बैल भैंस बकरी आदमी कुत्ता बिल्ली कुछ भी आपके सामने हो, फिजिक्स कहता है कि हम नहीं जानते ये क्या है, हम जानते हैं एक ही चीज ये ऑब्जेक्ट है बस। तो यहाँ कभी कभी आपको क्या करेगा, फिजिक्स आपको कभी ऑब्जेक्ट बना देगा, फिजिक्स कभी आपको छत पर से नीचे कूदा देगा, फिजिक्स कभी आपको पानी में ढकेल देगा। बहुत चीज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास 9 का फिजिक्स खास करके, और क्लास 10 के फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास 9 का फिजिक्स है, सबसे मजेदार बात। खैर तो ये हमारा हमको ये क्या समझ ले रहा है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट समझ रहा है। तो ये हमारा बताने का तरीका यहाँ पे ये है कि ये बच्चा जो है ना 8 बजे पॉइंट ए पर था, 9 बजे पॉइंट बी पर चला गया, 10 बजे पॉइंट सी पर चला गया, 11 बजे पॉइंट डी पर चला गया। तो जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे वैसे ये बच्चा अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। इट मीन्स ये बच्चा मोशन में है। तो अब समझ में आ गया मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का डेफिनेशन यदि एक लाइन में बताना हो तो ऐसे बताएंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करता रहे उसी को हम कहेंगे मोशन में है वो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अच्छा समय क्या किसी के लिए रुकता है? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो समय हमारा ऑटोमेटिकली चल रहा है। यहाँ पे हम हैं कुछ समय पे हैं, यहाँ पे आ गए कुछ समय पे आए होंगे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, यहाँ पे आए कुछ समय हुआ होगा, फिर यहाँ पे आए फिर कुछ समय हुआ होगा। यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम अपना पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स हम अभी फिलहाल मोशन में है। ठीक है, और तो अब ये मोशन में समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से आप समझो, कोचिंग से आप बाहर निकले, चलिए जो जैसे मान लीजिए आपको छुट्टी हुआ 4 बजे, कोचिंग से आप छुट्टी हुए 4 बजे आप निकले, आप चले गए पुनाईचक, पुनाईचक के बाद चले गए आप शिवपुरी, शिवपुरी के बाद आप चले गए मोहनपुर, मोहनपुर के बाद चले गए आप उधर पटेल नगर, पटेल नगर से फिर आप चले गए शास्त्री नगर, शास्त्री नगर से फिर आ गए आप राजवंशी नगर, उसके बाद फिर आप घर गए। और जब आप घर पहुंचे तो 6 बज चुका था। तो जब जब हमारा समय चल रहा था तब तब हर समय पे आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे थे। इट मीन्स उस समय पे आप मोशन में थे। ठीक है, तो यही चीज है हमारा मोशन। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है रेस्ट। अच्छा फिजिक्स का ना एक और बड़ा बात बताते हैं आपको। केमिस्ट्री में आपने कितने स्टेट पढ़े हैं? 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन फिजिक्स में 2 ही स्टेट होता है, एक मोशन और एक रेस्ट। फिजिक्स कहता है कि हमको केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, हमको बस 2 ही चीज से मतलब है फिजिक्स में, एक रेस्ट से और एक मोशन से। फिजिक्स कहता है ना कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो 2 ही पोजीशन में है, या तो वो रेस्ट में है कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली वो मोशन में है। और ये बिल्कुल सही बात भी तो है। आप इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को उठा के आप देखिए 2 ही पोजीशन में आपको दिखेगा, या तो वो चल रहा है या तो वो रुका हुआ है। क्या ऐसा कोई है जो कि इस दोनों के बीच में है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिजिक्स जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हाँ शर्त यह है कि आपको समझ में आए तब, नहीं तब तो फिर फिजिक्स कुछ नहीं है। फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर बेकार लगता है, सबसे बुरा सब्जेक्ट लगता है। लेकिन जब समझ में आ गया ना तो फिर मजा आता है बनाने में, पढ़ने में भी मजा आता है। तो फिजिक्स कहता है कि भैया हमको केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको 2 ही स्टेट, एक मोशन और एक रेस्ट। फिर फिजिक्स कहता है कि भैया हमको बायोलॉजी से भी कोई मतलब नहीं है, हम आपको क्या कर देंगे, कभी ऑब्जेक्ट बना देंगे, कभी हम आपको छत से नीचे गिरा देंगे, कभी हम आपको बीच गंगा जी में धकेल देंगे, कभी हम आपको अंडरग्राउंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज है इसमें। तो रेस्ट हमारा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट इसका हमारा डेफिनेशन होता है। इसमें आपने क्या लिखा, इसमें आपने लिखा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट when the object does not changes its position with respect to time। बस हो गया हमारा। चलिए इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। an object is
said to be in rest when the object does not changes its position with respect to time। तो इसका मतलब हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो वो हमारा कहलाएगा कि वो रेस्ट में। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन क्या समय किसी के लिए रुकता है? कभी नहीं। समय तो अपने गति से चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे चुपचाप खड़े हुए हैं, हम अपना पोजीशन ऐसे ऐसे कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अभी रेस्ट में हैं। ठीक है, चलिए एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक है, और ये बच्चा जो है ना पॉइंट ए पर खड़ा है, ये बच्चा पॉइंट ए पर खड़ा है, और जब ये बच्चा पॉइंट ए पर खड़ा है ना, उस समय पे हमारा बज रहा है मान लो 8। ठीक है, हम 1 घंटा बाहर घूमने चले गए, बाहर घूम के आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि ये बच्चा इसी पे है। उस समय पे हो चुका था 9 बज चुका था। फिर बाहर घूमने चले गए, फिर 1 घंटे के बाद आए, फिर देख रहे हैं कि बच्चा इसी पॉइंट पर है, फिर उस समय पे हमारा 10 बज चुका था। मतलब ये हो गया कि ये बच्चा पॉइंट ए का पॉइंट ए पर ही है, अड़ा हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, लेकिन समय तो अपना बढ़ रहा है। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, बाद में 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1, 2 भी बजेगा। यानी कि ये बच्चा क्या समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये बच्चा हमारा रेस्ट में है। लेकिन ये बच्चा पॉइंट ए से बी पर आता, सी पर आता, डी पर आता, तो हम कहते कि ये मोशन में है। लेकिन अभी फिलहाल ये हमारा बच्चा जो है रेस्ट में है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो मोशन और रेस्ट फिजिक्स की दुनिया का सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है मोशन रेस्ट के बाद तीसरे नंबर पे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे देखिए समझिएगा, जैसे यदि हम कहें कि मेरा घर इस कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो मेरा घर किससे 10 किलोमीटर दूर है? मेरे कोचिंग से। तो मेरा कोचिंग हो गया रेफरेंस पॉइंट। मतलब ये हो गया कि आपने कैसे पता किया कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है? कोचिंग से पता किया। यानी कि आपने कोई एक खास जगह तय कर लिया कि हाँ भैया इसी जगह से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। इट मीन्स ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए फिर से दोबारा, जैसे यदि हम कहें कि पटेल नगर मेरे कोचिंग से ईस्ट की ओर पड़ता है, इट मीन्स हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? कोचिंग हुआ मेरा, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट, वो पोजीशन, वो जगह जिसको आप नजर में रखते हुए किसी चीज के डायरेक्शन को, किसी चीज के दूरी को आप तय करते हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। जैसे यदि हम यहाँ पे दोबारा कह दें कि मेरे कोचिंग से ना 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर शिवपुरी है, मेरे कोचिंग से 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर शिवपुरी है, इसका मतलब हमारा कोचिंग से 5 किलोमीटर है ना, तो मेरा कोचिंग क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। यानी कि यहीं से 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर है। ठीक है, लेकिन क्या फिजिक्स शिवपुरी, पटेल नगर, शास्त्री नगर, पुनाइट नगर, रजवंशी नगर ये चीज समझता है क्या? उसको क्या पता भैया ये सब क्या है? उसको ये सब नहीं पता। लेकिन फिजिक्स फिर समझता क्या है? फिजिक्स समझता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि फिजिक्स हमारा ये चीज समझता है। देखिए आपने ये चीज पढ़ा होगा ग्राफ में। चलिए जरा बताइए, ये हमारा क्या होता है? y, ये y डैश, ये x डैश, ये x, और ये हमारा होता है o। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि इधर हमारा होता है पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5 6,
इधर होता है नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हमारा पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5 6, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमारा नंबरिंग होता है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि चलो अजीत का मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अजीत का स्कूल जो है ना वो यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, अजीत का स्कूल है। ठीक है, ये अजीत का स्कूल है। तो फिजिक्स कहता है ना कि यदि आपको अजीत के स्कूल तक जाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इस ओ पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इस ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, यानी कि इस वाले पर। तो आप इस वाले पर चलिए, कहाँ दिख रहा है, लगभग ये 5 के सामने दिख रहा है। तो आप आएंगे 1 2 3 4 5, इस पर आ गए आप। उसके बाद फिजिक्स कहता है कि यदि आपको स्कूल तक पहुंचना है तो अब आपको चलना पड़ेगा ऊपर की ओर, यानी कि वाई की ओर चलना पड़ेगा। तो ये लगभग हमारा 6 के ऊपर है, 6 के आसपास है। तो हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स राजवंशी नगर, पटेल नगर, पुनाय जग, शिवपुरी, शास्त्री नगर नहीं समझता है। वो केवल और केवल ये समझता है कि आपको किसी भी जगह पर यदि जाना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस ओ पर। ओ पे जाने के बाद फिर जाना पड़ेगा आपको एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे जाने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा वाई एक्सिस पर, तभी आप जाकर अपने स्कूल तक पहुंच पाएंगे। तो इट मीन्स हमको फिजिक्स बताना यहाँ पे ये चाह रहा है कि भैया देखो, ये जो तुम्हारा ओ पॉइंट है ना, यहीं पे ना तुम सबसे पहली बार गए, यहाँ पे आप पहली बार गए तभी आप एक्स पर जा पाए, उसके बाद ही आप वाई पर जा पाए। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट। और मैथ की दुनिया में इसी को पॉइंट, किसी पॉइंट को क्या कहते हैं मालूम है, ओरिजिन कहते हैं। हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो फिजिक्स कहता है कि देखो, रेफरेंस पॉइंट हमारा वो होता है जिस पॉइंट से आप किसी भी दूरी तक जाते हो, उसके डायरेक्शन को पता करते हो, उसके लोकेशन को पता करते हो, उसके दूरी को पता करते हो, किसी एक खास पॉइंट को अपने नजर में रखते हुए। जैसे सपोज कीजिए कि चलिए मान लेते हैं कि मेरा जो हॉस्पिटल है ना, मतलब कि पटना का जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है, मान लेते हैं वो यहाँ पे, मान लेते हैं वो यहाँ पे, ये हमारा पीएमसीएच हॉस्पिटल है, मान लेते हैं पटना का हॉस्पिटल है, पीएमसीएच बड़ा नामी हॉस्पिटल है पटना का। चल मान लेते हैं कि ये पटना का पीएमसीएच हॉस्पिटल है। तो यहाँ तक यदि हमको पहुँचना है ना, तो हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से बेली रोड पर जाएंगे, बेली रोड जाने के बाद फिर हम हड़ताली मोड़ जाएंगे, हड़ताली मोड़ के बाद फिर हम डकबंगला चौराहा पर जाएंगे, डकबंगला चौराहा जाने के बाद फिर हम गांधी मैदान के कारगिल चौक पर जाएंगे, कारगिल चौक पर जाने के बाद फिर अशोक राजपथ तरफ, यानी कि अशोक राजपथ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये हम जानते हैं ना कि कारगिल चौक भी है, पटेल नगर सॉरी कारगिल चौक भी है, डकबंगला चौराहा भी है, हड़ताली मोड़ भी है और अशोक राजपथ भी है। लेकिन फिजिक्स क्या समझता है ये सब चीज़ नहीं। फिजिक्स कहता है कि भैया यदि आपका हॉस्पिटल यहाँ पे है तो सबसे पहले आपको ओ पे जाना पड़ेगा, ओ पे जाने के बाद सबसे पहले किस पे, एक्स पे जाइए आप, यानी कि नेगेटिव वाला एक्स पे जाइए। तो लगभग ये हमारा 6 पे पड़ रहा है, तो आप पहले एक्स पे जाओ, तो इसको आप ऐसे मिलाओ। उसके बाद फिजिक्स कहता है कि अब आप क्या करो, वाई पर जाओ, वाई पे जाएंगे तो लगभग यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ भी 6 पे मिला दो। तो अब हमको कहता है कि अब आप जाके अपने हॉस्पिटल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब सिंपल सा हो गया कि किसी भी दूरी तक यदि आपको जाना है तो आपके माइंड में सबसे पहले एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि भैया वहीं से स्टार्ट करेंगे तभी जाके वहां पहुंच पाएंगे। तो वो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन वाला हो गया, ओ वाला हो गया, इसी और इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। बस बात खत्म। अब कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 पॉइंट को समझा है, अभी हम लोग और समझेंगे। अब हमको ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे चीज़ों को अभी हम समझाने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम ये अभी फिलहाल मिटाने वाले हैं। तो फिजिक्स केवल और केवल रेफरेंस पॉइंट को जब हम समझाते हैं तो रेफरेंस पॉइंट में हमारा फिजिक्स जो है केवल 2 ही चीज़ समझता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, बस। लेकिन आपको एक्स पे जाना है, वाई पे जाना है, इससे पहले आपको ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, ओ पे जाना पड़ेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर।
3 नंबर तक हो गया। 4th नंबर में हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट में तो हमारे बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे इंपॉर्टेंट में हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी का छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। क्वांटिटीज विच कैन बी measured are known as physical quantity, are known as physical quantity. Quantities which can be measured are known as physical quantity. अभी फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका हम लोग अभी और विस्तार से समझेंगे, इसमें और क्या क्या पॉइंट है। पहले 1-2 पॉइंट इसमें और है, पहले वो भी लिख देते हैं। The numerical value of a physical quantity, the numerical value of a physical quantity, the numerical value of a physical quantity is called magnitude. क्या लिखा हमने लिखा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें एक और लाइन आप लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब यह है क्या, चलिए अब इसको हम समझाएंगे पूरा। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझिए। अब इसका एग्जांपल लेके तीनों पॉइंट को समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एग्जांपल आप समझिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक बोतल है, चलिए बोतल थोड़ा सा बना लेते हैं एक अच्छा सा। और बोतल का ये हमारा क्या हो सकता है, ढक्कन हो सकता है। ये चलो इसको ना आप बोतल कहो या फिर मग कहो या फिर जग कहो, जो आप कहना चाहें आप इसको कह लीजिए, ठीक है। इस जग में या फिर इस बोतल में या फिर इस मग में 1 kg वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। 1 kg मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लीटर भी आप मान सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल kg मानिए, ठीक रहेगा समझने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक बोतल है और इस बोतल के अंदर 1 kg हमारा वाटर है, ठीक है। इसमें जो आपको ये 1 दिख रहा है ना, ये 1 हमारा कहलाता है मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या, जो नंबर में हो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी क्या है अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिलहाल अभी आप उसको छोड़िए। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैग्नीट्यूड, सॉरी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कह देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो केजी दिख रहा है, ये केजी हमारा क्या कहलाता है मालूम है, ये केजी हमारा बेसिकली एक यूनिट है। जैसे आप कहते हो ना मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, उसके बाद फिर हम मिलीमीटर, लीटर, ये सब हमारा क्या यूनिट है। उसी प्रकार से केजी भी हमारा एक यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा जो 1 है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम लोग कह देते हैं मैग्नीट्यूड। और ये केजी तो आप जानते हैं बेसिकली एक हमारा यूनिट होता है। तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड और यूनिट को आपस में एक साथ लिख देते हैं, वही हमारा कहला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए तो जरा फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस बोतल में 1 लीटर पानी था, इसको क्या हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस 1 kg को क्या कह देंगे, फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। और इस 1 kg में हमारा पास दो चीज है, 2 टर्म। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, और दूसरा ये kg है, वो तो आपका यूनिट है ही। एक बार फिर से समझिए दोबारा, इस बोतल में हमारे पास 1 kg पानी है, इसका मतलब कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं।
और मेजर कर सकते हैं मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1 kg, और ये 1 kg एक साथ हमारा कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी में आपको दो टर्म दिख रहे होंगे, पहला हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग कह देते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा आपको यहाँ पे केजी दिख रहा है, और केजी तो अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, और केजी हमारा हो गया यहाँ पे एक यूनिट। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला आप समझ में आ गया क्या है, जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में जब भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको हम लोग कह देंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो आपके पास एक यहाँ पे कुछ यूनिट आएगा, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, कुछ भी, उसको हम लोग यूनिट कह देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया था फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट को आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। बात खत्म, इतना ही था इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप केजी देख रहे हो, केजी, ये किसका यूनिट होता है मालूम है? मास का होता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो हम लोग नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसके आगे फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो प्रकार का होता है, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक इधर लिखेंगे और एक हम लोग इधर लिख लेंगे। एक होता है हमारा सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कुछ बातें हैं, इसका जो बेसिकली मूल बात है वो आप लिख लीजिए। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्या है लिख रहे हैं अभी पूरा समझाएंगे। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसका एक यूनिट होगा स्केलर क्वांटिटी के पास, बस। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, और उसका अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। अब ये क्या है क्या नहीं है, इस पूरे चीज़ों को अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो प्रकार का होता है, स्केलर क्वांटिटी और एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब इस सभी का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक एक नहीं बल्कि बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, ये बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपके लिए ढूंढ कर रखे हुए हैं। पहले आप इसको इतना लिख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल हम ढूंढ कर रखे हुए हैं। उन सारे एग्जाम्पल को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप उसको लिख लीजिए। देखिए, जैसे सबसे पहला हमारा, यदि हम लोग स्केलर में लिखना चाहें, स्केलर में हमारा होगा सबसे पहले, चलो पहले वेक्टर का ही लिख लो। वेक्टर में होगा पहला हमारा फोर्स के बाद वेलोसिटी, हाँ, एवरेज, वो भी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सीलरेशन, के बाद वेट के बाद मोमेंटम के बाद डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना अभी फिलहाल आपकी क्लास 9 के लिए काफी है। तो यहाँ पे जो भी हमने लिखे हैं, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी,
एक्सिलरेशन, वेट, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म है जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। हो सकता है कि आप पहली बार भी सुन रहे हो, है ना, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे भी जो कि पहले आप जानते तो हैं लेकिन उसके मतलब को आप नहीं जानते। कोई बात नहीं, और ये हम लोग सब चीज समझेंगे, और ये सबका सब टर्म इसी क्लास में हमारा है, तो एक एक करके समझेंगे, इसमें घबराना नहीं है। आगे उसके बाद स्केलर क्वांटिटी में जब आप लिखना चाहें तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मास। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं मास, और मास का यूनिट केजी होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ये स्मॉल एस है। टाइम के बाद आप लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, याद रखिएगा, कैपिटल के होता है यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आप लिखेंगे स्पीड, स्पीड का होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड। हाँ, स्पीड के बाद आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, यहां पे आ जाइए, एवरेज स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। उसके बाद आप लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का होता है जूल कैपिटल जे। और एक लास्ट इसमें आप लिखेंगे डिस्टेंस, यहां पे लिख लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए इस पहले, सबसे पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। पहला हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, ठीक है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा। इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होंगे, यूनिट भी होंगे, और एक उसका एक अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, उसको हम लोग कह देंगे अपना वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल को समझिए, जैसे मास, मास का यूनिट होता है हमारा केजी, टाइम का सेकंड स्मॉल एस, टेम्परेचर का केल्विन कैपिटल के, स्पीड का मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, एनर्जी का जूल होता है कैपिटल जे, डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास एग्जांपल दिए गए हैं जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट है, ठीक है, इसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वेट है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इन सबके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इन सबके पास अपना डायरेक्शन कैसे है। हाँ, डायरेक्शन है, लेकिन अभी बताने लग जाएंगे ना तो फिर आगे का हमारा बहुत बेकार चला जाएगा। यानी कि अभी आप फिलहाल इन सभी को सस्पेंड मान के चलिए, यानी कि बहुत ये मजेदार चीजें हैं, इसके बारे में एक एक टॉपिक ही है। अपने क्लास यदि आपने एनसीईआरटी बुक को पलट के देखा होगा, आपने देखा होगा कि वेलोसिटी एक अलग टॉपिक ही है, उसमें मोमेंटम अलग ही टॉपिक है उसमें, है ना, ये सबका सब अलग अलग टॉपिक है। तो इन सबके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये हाँ यहाँ पे हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्केलर क्वांटिटी हमारा बात हो गया, वेक्टर क्वांटिटी भी हो गया, इसमें हम दो अलग अलग टर्म को उठाते हैं, ठीक है, और उन दोनों को समझते हैं। पहला उठाएंगे डिस्टेंस, और इसमें से एक उठा लेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अभी फिलहाल हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, इन सारे टर्म को समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर ये नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, इन सारे टर्म को समझेंगे, लेकिन एक एक करके। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपने 5वें नंबर में लिख लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ना आपको एक सबसे पहले बेहतरीन एग्जांपल देते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहां पे आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपका स्कूल है, स्कूल। ये स्कूल है और ये मान लीजिए कि आपका क्या है, घर है। हाँ, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आपका स्कूल से छुट्टी हुआ, घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे ना दो बच्चे का केस लेते हैं। पहला बच्चा जो कि बहुत ही शरारती है, वो कभी भी जब छुट्टी होता है ना तो डायरेक्टली तुरंत घर नहीं आता है। वो क्या करता है, सबसे पहले छुट्टी होगा चला जाएगा गोलगप्पे खाने के लिए, गोलगप्पा खा लेगा, फिर चला जाएगा बर्गर खाने के लिए, बर्गर से मन भर गया फिर जूस पीने चल जाएगा, जूस पीना हो गया फिर एक अपने स्कूल से जो बाहर का फ्रेंड है उससे मिल लेगा। उसके मिलने के बाद फिर सड़क वड़क पे डॉगी वॉगी होता है उसको परेशान कर लेगा, है ना, नाला वाला में पत्थर उतर मार देगा, है ना, फिर जाके अपना वो घर आता है। यानी कि मान लीजिए उसका घर यहाँ स्कूल है और यहाँ पे घर है उसका, तो वो डायरेक्टली घर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले स्कूल से बाहर निकलेगा और वहीं से घूमते 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 फिर यानी कि बहुत घूमेगा वो, उसके बाद फिर वो अपना घर पहुंचेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे गोलगप्पा खा रहा है, एक पॉइंट पे वो बर्गर खा रहा है, एक पॉइंट पे वो जूस पी रहा है, एक पॉइंट पे अपने दोस्त से मिल रहा है, एक पॉइंट पे वो कुत्ते को परेशान कर रहा है, एक पॉइंट पे वो नाले में कागज का नाव बना के चला रहा है, ठीक है, बरसात के समय में। उसके बाद फिर वो जाके घर पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा रास्ता तय किया ना, इसी को हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। इसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट आपको मालूम है, मीटर होता है ना। चलिए अब मान लीजिए कि जब ये स्कूल से अपने घर जा रहा था ना, इतना घूमते घूमते जब वो घर गया तो उसको पूरा ट्रैवल करना पड़ा 10 किलोमीटर मान लीजिए। हालांकि डिस्टेंस का 1 किलोमीटर हमने क्या ले लिया, 12 यूनिट। मीटर हमारा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा यूनिट होता है, तो हमने मान लिया कि 10 किलोमीटर है। यानी कि वो अपने घर से निकला, स्कूल से निकला, घर पहुंचने में उसको जितना दूरी वो तय किया रास्ते को, उसको 10 किलोमीटर तय करना पड़ा। अच्छा 10 किलोमीटर कुछ ज़्यादा लग रहा है ना, 5 किलोमीटर कर लेते हैं, अब ठीक है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक बहुत ही संस्कारी बच्चा है, अपने माता पिता का बात मानता है कि बेटा जैसे स्कूल से छुट्टी हो तुरंत घर आना। तो वो बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली स्कूल से निकलता है और वो डायरेक्टली अपना घर पहुंच जाता है। वो समझता है कि बर्गर पिज्ज़ा जो खाना होगा वो बाद में जाके मार्केट से खा लेंगे, लेकिन पहले कहाँ जाना है, पहले घर जाना है। तो वो बच्चा क्या कर जाता है, सबसे पहले अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चा जो कि इतना घुमा फिरा नहीं, तुरंत वो स्कूल से निकला तुरंत वो घर चला गया, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब इसके एक्चुअल मतलब को समझो, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमारा मीटर ही होता है। याद रखिएगा, दोनों का, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। अब इन दोनों के मतलब को हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब होता है कि वो बच्चा जब अपने स्कूल से निकला तो घर पहुंचने में उन्होंने एक्चुअल रास्ता कितना तय किया, तो 5 किलोमीटर किया। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस का मतलब। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टकट वाला रास्ता। और जहां से आप शुरुआत करते हो, जहां से आप शुरुआत करते हो चलना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं इनिशियल पोजीशन। इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, हाँ इसको नाम दे देंगे इनिशियल, इनिशियल पोजीशन।
और जहां पे आप आखिरकार जाके पहुंच जा रहे हो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल फर्क ये है, अच्छा हाँ एक बात और, जब ये बच्चा डायरेक्ट अपने स्कूल से घर की ओर गया ना तो उसको जाने में मात्र 2 किलोमीटर ही रास्ता तय करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शॉर्ट रास्ता हमारा है, आसान पड़ेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क केवल और केवल इतना है कि डिस्टेंस का मतलब होता है हमारा एक्चुअल पाथ, कि वो बच्चा कितना घूम फिर के कैसे कैसे वो घर गया, उन्होंने आखिर कितना लेंथ को फॉलो किया, रोड की दूरी को कितना फॉलो किया, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत अब इसमें? चलो अब ना इतना पढ़ने के बाद चलो पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज दिख रहा है, एक बार देखना अजित, यहाँ तक पूरा। यहाँ पे अब आप लिख लीजिए डिस्टेंस का पहले डेफिनेशन। डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें हैं, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और याद कीजिए अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्टेंस का यूनिट क्या पढ़ा, मीटर, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं SI यूनिट इज मीटर, यानी कि डिनोट करेंगे स्मॉल m से। और डिस्टेंस अभी हमारा कौन सा क्वांटिटी था, स्केलर या वेक्टर? स्केलर, क्योंकि हमने अभी इधर लिखा था, यानी कि स्केलर था। तो यहां पे लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझेंगे अभी इसमें हम लोग बहुत कुछ समझ लेंगे, अभी पहले समझिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये हो गया कि द एक्चुअल पाथ ऑफ द द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि जो एक्चुअली रास्ता उस बच्चे ने तय किया अपने घर तक पहुंचने के लिए उसको हम लोग कह देंगे अपना डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट रास्ता उस बच्चे ने तय किया उसको हम लोग कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा हमारा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the shortest distance measured from the initial position to a final position of an object is called displacement। क्या लिखा हमने, देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक उसी को हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है,
हाँ, इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। उसी प्रकार से ये हमारा क्या था, एक इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, ये डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने कह दिया कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि केवल इसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा। 5 लिखा हुआ है मतलब कि मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोमीटर हमारा क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन सर इसके पास ये डायरेक्शन भी तो है, इस रास्ते से ये फॉलो करके ही तो जा रहा है ना, तो इसके पास डायरेक्शन भी तो हुआ। नहीं, ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। क्या ये तय है कि वो लड़का डेली इसी रास्ते से जाता है? नहीं, कभी वो स्कूल से निकलता होगा किसी और कभी रास्ते से जाता होगा, कभी कहीं और घूम लेता होगा। यानी कि क्या फिक्स वो रास्ता है, एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन है कि वो लड़का उसी रास्ते से ही जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये क्लियरली स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रहेगा। और ये देख रहे हो, हर बार अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कभी वो ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे जा रहा है। इसका मतलब कि इसका अपना कोई एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। कभी मन करेगा ये पूरे रास्ते को घूम लेगा, कभी मन करेगा इधर ही से इसे करके भाग जाएगा। यानी कि कोई इसके पास अपना एक्चुअल स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है कि भैया हम डेली उसी रास्ते से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है कि भैया स्कूल से लेकर और घर के बीच में ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, मतलब कि वो बच्चा इसी से जाएगा, शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसी से जाएगा। इसका मतलब कि ये बिल्कुल का बिल्कुल हमारा स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर। तो वो वाला डायग्राम अपने बुक में आप जरूर बनाइएगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया। अब मेरे माइंड में ना 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जरा देखते हैं हम लोग उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाएंगे, हम लोग दोबारा यहाँ पे समझेंगे। चलो, सबसे पहला सवाल, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरे सवालों को, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब शब्दों को सुनने पहले। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी सेम हो सकता है, हाँ या ना? दोबारा समझ सुनिए मेरे सवालों को। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कभी सेम हो सकता है, हाँ या ना? कभी भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि इसको ना जब ये डिस्टेंस तय कर रहा है तो 5 किलोमीटर इसको जाना पड़ रहा है, लेकिन जब वो शॉर्टकट अपना ले रहा है तो उसको मात्र 2 ही किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो क्या कभी भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? कभी नहीं होने वाला है। तो हमेशा इस बात को, ये सवाल बेसिकली एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, एक एक नंबर में पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपने एक नया चीज सीख लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकता है, वो दोनों अनइक्वल रहेगा, ठीक है। ये पहला जवाब, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल सुनिए। दूसरा सवाल, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हाँ, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? मतलब कि क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स कहता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक नया चीज भी सीख लीजिए। नया चीज ये सीख लीजिए कि फिजिक्स कहता है कि देखो, जब वो बच्चा यहां से शुरू करेगा, अपना घर जाएगा और दोबारा अपने घर से लेकर इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस समय पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब है कि उसने जरा सा भी रास्ता तय नहीं किया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये फिजिक्स का एक नया चीज था, इसमें आप सीख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो सकता है। तो अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो बच्चा स्कूल से घर गया तो 2 किलोमीटर गया, फिर वापस आया तो फिर उसको 2 किलोमीटर आना पड़ेगा वापस, तो 4 किलोमीटर हो गया। नहीं, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट में यदि वो बच्चा जिस जगह से गया उसी जगह पे यदि आ जाता है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाता है। तो यहाँ पे आपने एक नया चीज ये सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन कब होगा?
तब होगा जब इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पे जाए और दोबारा फाइनल पोजीशन से वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल सुनिए, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए वो बच्चा यहां से शुरू किया, यहां अपने घर चला गया, कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर। दोबारा यदि यहां से यहां आएगा फिर 5 किलोमीटर तय करेगा। इसका मतलब इस बच्चे ने डिस्टेंस टोटल 10 किलोमीटर तय कर लिया, 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा सवाल हो गया। एक लास्ट सवाल, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमेशा मैग्नीट्यूड बड़ा किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है? बहुत लंबा वाला रास्ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता है। इसीलिए मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा डिस्टेंस का ऑलवेज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ऑनलाइन में बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोगों ने टोटल 5 इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारा फिर और है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड है, एवरेज स्पीड है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, बहुत कुछ है, पढ़ते चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी आज का क्लास समझ में आया होगा। कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग अपने आगे वाला क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।